नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हमारी बात चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अध्ययन उपागम हैं उनके बारे में बात चल रही थी। तो जिन उपागमों का हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमने मोटा मोटी मतलब संक्षिप्त सी चर्चा करी थी कि आदर्शवाद, यथार्थवाद, इसके अलावा जो परंपरावाद है, विज्ञानवाद को आप व्यवहारवाद वाला जो पोर्शन है वो भी कह सकते हो। उदारवाद है, मार्क्सवाद है, प्रत्यक्षवाद है और जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है, इन सब के बारे में हमने मोटा मोटी चर्चा करी थी, ये लिख भी दिया है मैंने। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो आदर्शवाद है उसके बारे में, कि आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या क्या कहता है। देखो, जब हम बात कर रहे थे तब हमने ये बात करी थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया तो 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय के जो अल्फ्रेड जिरमन थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो ये युद्ध हो रहे हैं, भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो बड़ा भयंकर हुआ था और अपार जनधन की हानि हुई थी, तो कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ समाधान निकाला जाए ताकि जो अपार जनधन की हानि हुई है उसको रोका जा सके, या कुछ ऐसे उपाय सुझाए जाए ताकि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो। मतलब सारी चीज़ें हैं। तो एक नए विभाग की, या ये कह सकते हैं कि राजनीति में एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे क्या हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम से जानते हैं। अब देखो, जब इसने आदर्शवादियों ने जब ये खोज, आदर्शवादी विचारधारा है, विचारधारा तो ये कहती है कि मनुष्य एक क्या बहुत ही अच्छा प्राणी है। हमने पहले भी बात करी थी कि जैसे एक उदाहरण देके कि दुकान है उसको खाली छोड़ दो, और दुकान को खाली छोड़ने के बाद अपने आप आएगा व्यक्ति, पैसे रखेगा और सामान लेकर चला जाएगा। तो इस प्रकार से परिकल्पनाएं करती हैं, यानी ये जो व्यक्ति है उसको बहुत अच्छा मानती है। और ये जो चीज़ें हैं व्यक्ति के अच्छे वाली चीज़ें, यही किसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू करती है आदर्शवाद, कि राज्य हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोई भी राज्य है वो जानबूझकर युद्ध नहीं करना चाहता। वास्तव में जो युद्ध जो होता है, युद्ध जो होता है उसके कारण कुछ हैं। आदर्शवाद की बात करेंगे हम, या आदर्शवाद क्या कहता है। तो सबसे पहली बात तो ये कहता है कि जो सिद्धांत है, कुछ जो अच्छे सिद्धांत है उनका अभाव है। अच्छे सिद्धांतों का अभाव, मतलब ये कारण खोज रही थी कि वास्तव में युद्ध हो क्यों रहे हैं। अच्छे सिद्धांतों का अभाव इसलिए कि अगर कोई अच्छा सिद्धांत होता, उन नियमों के ऊपर चलते हैं, तो राज्य है वो कभी भी युद्ध नहीं करते। यानी अच्छे सिद्धांत है उनका अभाव है। तो उन्होंने ये देखा, गौर किया कि जो तानाशाही सरकारें हैं, इन्होंने एक कारण और दिया कि तानाशाही सरकार है या तानाशाही शासन कह दो, युद्ध होने के पीछे एक जो मोटा रीजन है वो तानाशाही शासन है। अगर तानाशाही शासन रीजन है तो इसका समाधान क्या होगा? समाधान ये होगा कि लोकतांत्रिक शासन जहाँ होगा या लोकतांत्रिक सरकारें जहाँ होगी, वहाँ क्या है, युद्ध की संभावनाएं क्या होती हैं? कम होती हैं। कह रही है तो आदर्शवादियों की वो है महिमा। बाकी जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने हमेशा क्या दूसरे देशों के ऊपर राज किया है, गुलामी करवाई दूसरे देशों से। तो अपन तो इसकी बात कर रहे हैं कि इसने जो एक खोज करी कि तानाशाही शासन जहाँ रहता है वहाँ युद्ध की संभावनाएं क्या है, ज़्यादा रहती है। कुछ ऐसे सिद्धांत है। भाई ये जो लड़ाई होने का मूल कारण क्या है? लड़ाई होने का मूल कारण ये नहीं है कि भाई शक्ति है उसका प्रसार करना है, शक्ति कतई नहीं है। शक्ति की तो लिमिट है एक, मतलब आप कितनी की इकट्ठी करोगे, ये कह सकते हो, कितनी की इकट्ठी करोगे, मतलब उसकी तो लिमिट है। तो आदर्शवादी ये कहते हैं कि ये जो लड़ाई जो हो रही, युद्ध जो हो रहे हैं, उनका कारण शक्ति हासिल करना नहीं है, उसका मुख्य रीजन है कि सिद्धांत है, यानी नैतिकता। आप ये एक और बात कह सकते हो, नैतिकता का अभाव है। नैतिकता का क्या है? अभाव है। अभी तो हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि वास्तव में इन्होंने जो चीज़ें दी कि वास्तव में युद्ध कैसे रोके जा सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि सिद्धांतों का अभाव है, नैतिकता का अभाव है, कि एक राष्ट्र है उसके लिए खुद के लिए नैतिकता अलग होती है और दूसरे राष्ट्रों के प्रति वो अलग तरीके से सोचता है। इसीलिए तो आदर्शवादी ये कहते हैं कि तीन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, कि एक तो राष्ट्र जो व्यवहार करे दूसरे देशों के साथ, उसमें नैतिकता क्या हो, प्रधान हो। एक तो ये हो गई। इसके अलावा एक उस समय इन्होंने ये निकाला कि एक वैश्विक जो शासन है या वैश्विक सरकार है, वैश्विक सरकार का क्या है? अभाव। एक कारण ये भी है। इसी के कारण तो बाद में जैसे वुड्रो विल्सन के प्रस्ताव से यूएन जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आई थी।
वुड्रो विल्सन, ये आदर्शवादी, जो मुख्य आदर्शवादियों में इन्हीं का ही नाम आता है, वुड्रो विल्सन। अभी हम देखेंगे कौन कौन से इसके विचारक हैं, आदर्शवाद के जो मुख्य विचारक हैं जो आदर्शवाद को बढ़ावा देते हैं। तो वैश्विक शासन है उसका अभाव, यानी वैश्विक सरकार का अभाव था, उसके कारण भी क्या है, युद्ध हो रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक संस्थाएं नहीं है, वैश्विक संस्थाएं होती जैसे आज वैश्विक संस्थाएं आप मान लो जैसे WTO है ना, UNO मान लो, ये सब वैश्विक संस्थाएं हैं। वैश्विक संस्थाओं का अभाव है, जो क्या है, जो बाकी सदस्य देश हैं उनके बीच क्या कोऑर्डिनेशन नहीं रख पाती हैं, तो उन चीज़ों का अभाव था। तो बोला ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिससे क्या है ये सब क्या समाहित हो जाए ये सारी चीज़ें, तो संसार में क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी। तो आदर्शवाद के अगर प्रणेताओं की बात करें तो प्रणेताओं में जो सबसे पहले इसका नाम आता है, जो प्रणेता आदर्शवाद का, उसका नाम आता है कॉन्टरशेड। कॉन्टरशेड ने सबसे पहले ये कहा कि हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें अत्याचार, असमानता, इसकी कोई जगह नहीं होगी। अगर ऐसी कोई जगह नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा, शासन, लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी अपने आप ही। भाई ऐसी वैश्विक व्यवस्था स्थापित कर देंगे जिसमें असमानता है ही नहीं। अब मान लो आज भारत की आय है वो कहाँ है, अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है कहाँ है, ऐसी असमानता अगर रहेगी नहीं तो युद्ध कहाँ से होंगे। तो कॉन्टरशेड ने ये कहा कि हम ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसमें असमानता, अत्याचार जैसी चीज़ें हैं खत्म हो जाएंगी। अब खत्म होंगी कैसे, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा है एक सबसे बढ़िया जो साधन है। कॉन्टरशेड ने क्या कहा कि शिक्षा है, उसके माध्यम से क्या है इसको हम लाएंगे, विज्ञान है, तर्क है, इनके माध्यम से क्या है हम इसको क्या है स्थापित करेंगे, ये कह रहा है कॉन्टरशेड। प्रणेता थे इसके। इसके बाद अगर आदर्शवाद की बात करें, देखो हमने मूल विषय तो यह था कि युद्ध की रोकथाम के ऊपर, युद्ध को कैसे रोका जाए, दोबारा ना हो, ये मूल मुद्दा था इसका। तो मूल मुद्दा है तो उन्होंने क्या बताया कि विज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, तर्क के माध्यम से हम लोगों को इतने विवेकशील बना देंगे कि लोग युद्ध जैसी चीज़ें करेंगे नहीं। भाई इसका सामान्य से आप ये देख सकते हो, जैसे मान लो कहीं लड़ाई दंगा फसाद होता है, दंगा फसाद में आप कभी देखना शिक्षित जो लोग हैं वो बहुत ही कम उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जो अशिक्षित हैं या जिनकी समझ कम है वो क्या है, किसी नेता के गेल या जो इनको बढ़ावा देता है उनके पीछे हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को विवेकशील बना सकते हैं। और विवेकशील जो अगर व्यक्ति हो जाएगा तो फिर वो अपना भला बुरा है वो सब अपने आप सोच सकता है। तो कॉन्टरशेड हो गया। इसके बाद ऐसे कांट के विचारों में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। कांट की जो बुक है परपेचुअल पीस, शाश्वत शांति, जो चिर स्थायी शांति, शाश्वत शांति का सिद्धांत, परपेचुअल पीस। तो इन्होंने कहा कि अब शांति आएगी कैसे, शांति आएगी कैसे, इसके लिए इन्होंने क्या है 2-3 चीज़ें बताई। पहली इन्होंने ये कहा कि एक यूनियन हो, एक यूनियन हो। अगर यूनियन होगी, जैसे मान लो EU है, EU जैसी संस्थाएं होंगी तो सारे देश आपस में क्या हो जाएंगे, एक समूह बना लेंगे। और अपन ये सुनते आ ही रहे हैं कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो वाली कहानी है। अगर बहुत सारे देश एक साथ समूह में रहेंगे तो दूसरा देश उसके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, पहली बात। तो दूसरी चीज़, वो खुद भी आपस में नहीं लड़ेंगे। भाई ज़्यादा लड़ाई तो किसकी होती है, पड़ोसियों की होती है। अगर संघ ही बना लेंगे तो फिर ऐसी लड़ाइयाँ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि सार्वभौमिक अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार यानी जो आज अधिकार मेरे को यहाँ प्राप्त है भारत में भारतीय होने के नाते, अगर वही अधिकार मेरे को अमेरिका में प्राप्त हो जाते हैं तो मेरे लिए तो अमेरिका भी वही देश है, मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ है, भारत भी सर्वश्रेष्ठ है। अगर यहाँ जो अधिकार, जैसे मान लो आजीविका का अधिकार है, रहने का अधिकार है, ये जो सारे अधिकार अगर मेरे को यहाँ प्राप्त हैं, वही अधिकार अगर मेरे को अमेरिका में प्राप्त होते हैं तो मेरे लिए तो अमेरिका भी वैसा ही है और भारत भी वैसा ही है। तो इसका मतलब अगर सार्वभौमिक अधिकार होंगे तो क्या हो जाएगी, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो कांट है वो तीसरी बात ये कहते हैं कि जो संविधान है वो गणतांत्रिक संविधान हो, यानी शासन गणतांत्रिक हो, गणतांत्रिक संविधान। ये अगर 3 चीज़ें होंगी तो वहाँ क्या हो जाएगी, उस जगह शांति स्थापित होने की क्या है, संभावनाएं पूरी पूरी है। ये है कांट महोदय की। तो अब देखो आदर्शवाद का मोटा मोटी हमें पता क्या है, चल गया कि आदर्शवाद कहता क्या है। ये विचारक है इनके, और भी बात करेंगे। तो आदर्शवाद है कि युद्ध की समाप्ति हो,
और आदर्शवाद हमने पहले भी बात करी थी, आदर्शवाद किसके ऊपर बल देता है, क्या होना चाहिए, है ना। एक इसका मूल सिद्धांत है क्या होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए। यानी आदर्शवादी काल्पनिक बातें हैं वो ज़्यादा करता है, क्या होना चाहिए, क्या कैसे होगा वो नहीं, क्या होना चाहिए। इसके अलावा ये आदर्शवादी है तो ये क्या है, फैक्ट के ऊपर क्या है, ज़्यादा बल नहीं देता। एक ये भी है, फैक्ट के ऊपर ज़्यादा बल नहीं देता, है ना। दूसरी, जैसे हॉब्स लॉ का रूसो है, तो हॉब्स तो व्यक्ति को ये बताता था कि व्यक्ति क्या लड़ाई झगड़ालू है, दुष्ट है ना। जबकि ये कौन सी प्रवृत्ति के ऊपर विश्वास करता है, कि मनुष्य बहुत अच्छा है, यानी लोकेन प्रवृत्ति के ऊपर क्या है, विश्वास करता है, लोकेन प्रवृत्ति के ऊपर विश्वास। फिर आशावादी है ये, आदर्शवाद। आशा तो ऐसे कि आने वाले समय में युद्ध क्या हो जाएंगे, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, आशावाद है। और प्रगतिवादी भी है। ये सारी चीजें हैं किसमें समाहित है, आदर्शवाद में। क्योंकि प्रगति तो अगर देखो वो आपस में युद्ध नहीं करेंगे तो प्रगति डेफिनेट होगी। क्योंकि अगर युद्ध हो जाएंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध हो जाता है तो बहुत पीछे चले जाते हैं। भारत और चीन इसीलिए तो नहीं लड़ रहे हैं कि अगर दोनों ने आपस में युद्ध कर लिया तो 20-20 साल पीछे चले जाएंगे। इसीलिए प्रगतिवादी है सिद्धांत, आदर्शवादी, कि युद्ध का खात्मा हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आदर्शवाद में आती हैं। अब दो विचारक की बात चल रही थी, तो विचारक अपने हो गए कांट। कांट ने 3 बातें बताई कि गणतांत्रिक संविधान हो, वहाँ सार्वभौमिक अधिकार हो, जो आपको यहाँ प्राप्त है वही अन्य देशों में प्राप्त हो। इसके अलावा एक प्रशांत संघ यूनियन बने। वैसे आदर्शवाद भी कुछ 3 बातों के ऊपर जोर देता है। आदर्शवाद मुख्यतः जैसे ये 3 बातों के ऊपर जोर दे रहे हैं, वैसे आदर्शवाद भी 3 बातों के ऊपर जोर देता है कि एक तो व्यवहार करें। आदर्शवाद किन किन बातों के ऊपर जोर देता है, कि अन्य देशों के साथ जो व्यवहार हो वो नैतिकतापूर्ण हो। नैतिकता की बात हमने करी थी शुरू में, नैतिकतापूर्ण हो। दूसरी, एक वैश्विक सरकार हो। और तीसरी, अन्य देशों के साथ व्यवहार, वैश्विक सरकार है, और जो सर्वसत्तावादी राजनीतिक दल है उनका खात्मा हो। तो ये शुरू में भी बात चली थी भाई, वही चीजें आदर्शवाद ये कहता है कि अन्य देशों के साथ जो व्यवहार है भाई, ये चलती है। ये हम देखें तो नाच होता है, तुम देखो तो मुजरा, वो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। अन्य देशों के साथ व्यवहार करे, वो नैतिकतापूर्ण करे। फिर वैश्विक सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो पूरे विश्व की जो क्या हो, सबको कंट्रोल में रख सके, वह वैश्विक सरकार हो। तीसरी, सर्वसत्तावादी, ऐसे राजनीतिक दल जैसे चाइना का दल है, चीन का मान लो आप, कम्युनिस्ट पार्टी, तो ऐसे जो दल हैं उनका क्या हो, खात्मा हो। अगर ये चीज़ें भी होती हैं तब भी क्या है, आदर्शवाद जैसी स्थितियां आ सकती है, समाज में है वो युद्ध है वो रुक सकते हैं, ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। यानी ये अपनी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं क्या होना चाहिए, वो वाली कहानी है। अब बात चल रही थी हमारे विचारकों की, तो विचारक जैसे इसके प्रणेता हो गए कॉन्टरस्टैंट, इसके बाद कांट, और इसको जब वापस पुनर्जीवित किया वो किया था वुड्रो विल्सन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने शांति के 14 सूत्र दिए थे। और इन्हीं के बेस पर जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, फिर 1919 पेरिस सम्मेलन, और राष्ट्र संघ की क्या हुई, स्थापना हुई, यूएन की स्थापना। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। यूएन की स्थापना इसीलिए तो हुई आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर ही। और एक जो भारत का जो शुरुआत में भारत है उसकी जो शुरुआत में नीति रही वो भी आदर्शवादी थी। भारत की जो नीतियां है ना, शुरू में नेहरू जी थे वो आदर्शवादी थे। इसके अलावा भारत का जो आर्टिकल अनुच्छेद है, संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद है 51, वो ये कहता है, वो भी आदर्शवादी है कि अन्य देशों के साथ संबंध जो स्थापित करेगा वो आदर्शवाद की उसी के ऊपर देन है, अनुच्छेद 51। तो भारत की भी नीतियां कहीं ना कहीं आदर्शवादी रही शुरू में। वर्तमान की बात करें या इंदिरा गांधी का जो समय था वो बिल्कुल यथार्थवादी थी, वो यथार्थवादी है। ये शुरू में हमने मोटा मोटी अंतर देख लिया था।
तो वुडरो विल्सन की बात करें, ये लोक प्रशासन जब आता है उसमें लोक प्रशासन में नेट की आप करोगे तैयारी, तो ये नेट में यूनिट है उसमें वुडरो विल्सन आपको मिल जाएगा लोक प्रशासन में। शांति के 14 सूत्र दिए, पेरिस सम्मेलन जो हुआ 1919 का, यूएन की स्थापना इन्हीं के ओपन। इसके अलावा बात करें तो एक केलांग ब्रिया पैक्ट हुआ था, वो भी यही था 1929। वो भी यही था कि आने वाले समय में क्या है, हम युद्ध नहीं करेंगे। ये यूएन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी ये था कि आने वाले समय में जो प्रथम विश्व युद्ध जैसा है कोई युद्ध ना हो। पेरिस सम्मेलन का भी यही उद्देश्य था, शांति के 14 सूत्र, इन सब का उद्देश्य वही है कि भविष्य में संसार में युद्ध की क्या हो, पुनरावृत्ति ना हो। वुडरो विल्सन हो गए। नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी भी आदर्शवादी थे। तो नेहरू जी ने जो चाउ एन लाई प्रधानमंत्री है, चाउ एन लाई, उनके साथ आपको पता ही है कौन से समझौते किए थे, पंचशील, वो भी आदर्शवादी है। 29 अप्रैल 1954। देखो एक तो इसमें क्या है, जो राजनीति फैक्ट से भरी हुई है, तो हो सकता है कि एक आधी वो हो जाए, ये फिर भी आप ध्यान रखना 29 अप्रैल 1954। ये चावल ये प्रधानमंत्री के साथ समझौता हुआ था, पंचशील। इसके अलावा हमारे जो अन्य बात करें तो टैगोर जी हैं, गांधी जी हैं। गांधी जी ने तो ये कहा भी था, आदर्शवादी थे ये भी, कि एक राष्ट्र के हित का, एक राष्ट्र का जो हित है उसको जो संपूर्ण मानव जाति है उसके हित के साथ सामंजस्य बैठाया जा सकता है, ये गांधी जी कहते थे। इसके अलावा बर्ट्रैंड रसेल है, डेविड हेल्ड है। डेविड हेल्ड ने तो कहा भी था ये कॉस्मोपॉलिटन जो डेमोक्रेसी है उसके सर्वदेशीय लोकतंत्र, सर्वदेशीय, सभी देशों में लोकतंत्र आ जाए तब भी खत्म हो सकता है युद्ध, क्योंकि लोकतांत्रिक जो देश हैं वो युद्ध की संभावना उनमें क्या रहती है, कम रहती है। और बाकी जो दूसरे देश रहते हैं जैसे तानाशाही देश है या जो जहाँ सैनिक शासन है, वहाँ युद्ध की संभावनाएं क्या है, ज़्यादा रहती है। आप पाकिस्तान से भी उदाहरण लेकर देख सकते हो, जब भी ज़्यादातर जो युद्ध हुए हैं वो तभी हुए हैं जब वहाँ क्या था, सैनिक शासन। इसके अलावा और अगर हम बात करें, डेविड हल्ड हो गया, बर्ट्रैंड रसेल हो गया, और गांधी जी हो गए, इधर टैगोर हो गए, नेहरू जी, ये भारत वाले तो हैं ही हैं, वुडरो विल्सन हैं, नॉर्मन एंजल हो गया, नॉर्मन एंजल। बुक थी इनकी द ग्रेट इल्यूशन, महान भ्रम, कि जो आप ये कह रहे हो कि युद्ध के द्वारा शांति आ जाएगी, युद्ध के द्वारा शांति कभी नहीं आ सकती। एक बार बिल्कुल समापन हो सकता है। जैसे आदर्शवादी कहते हैं कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं जो भी, वो सब संक्रमणकालीन है। युद्ध, युद्ध क्या है, संक्रमणकालीन। ये हमने इधर बात करी थी शायद, युद्ध क्या है, संक्रमणकालीन। जैसे वैश्विक संस्थाएं हैं तो युद्ध है संक्रमणकालीन, कैसे, कुछ दिनों तक इनका वर्चस्व कायम रहता है। जैसे पूरे साल युद्ध थोड़ी चलेगा, कुछ दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा, यानी कुछ दिनों के लिए है, फिर बाद में क्या हो जाएगा। तो युद्ध के द्वारा कभी भी शांति नहीं आ सकती। अगर रूस और यूक्रेन ये सोच रहे हैं कि युद्ध के द्वारा शांति हो जाएगी, तो ये कभी भी संभव नहीं है। युद्ध के शांति कब आ सकती है कि ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जाए जो सभी देशों के ऊपर क्या समान रूप से लागू हो। तानाशाही का है शासन है वो खत्म किया जाए, नैतिकतापूर्ण आचरण किया जाए, प्रत्येक देश हो नैतिकतापूर्ण आचरण करे, वैश्विक शासन हो, वैश्विक सरकार हो, वैश्विक संस्थाएं हो, वैश्विक संस्थाएं हो, उनसे क्या है, ये जो युद्ध जैसी प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, रुक सकती हैं। अब देखो आदर्शवाद, ये बातें हैं, ये सारी क्या है, कल्पना लोक की बातें हैं। कुछ इसकी अब कमियां भी देख लेते हैं कि आदर्शवाद की कुछ कमियां भी रही हैं। सब कल्पना लोक की बातें, ऐसा होना चाहिए, हमने पहले बात करी था, ऐसा होना चाहिए, होगा कैसे वो ये नहीं बताते हैं, होगा कैसे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। अब ऐसा होना चाहिए वो तो सबको ही पता है कि ऐसा होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी कमी है ये कल्पना लोक की क्या है, ज़्यादा है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, सबसे मेजर क्या है, फॉल्ट है। फिर भी मतलब ये युद्ध की परित्याग की बात करता है, विश्व में शांति की बात करता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही अच्छा है। और एक हमने जो शुरुआत में बात करी थी, हमने जो चार जो बहस बात करी थी शुरुआत में, तो
ये पहले वीडियो में हमने देख लिया था। ये जो 4 बहस थी, इनको महान बहस, तो एक इसमें ये ध्यान रखना, परंपरावाद वर्सेस विज्ञानवाद की बहस है, इसको महान बहस किसने कहा था? मार्टिन कापलान ने। मार्टिन कैपलान कह दो, कापलान कह दो। मार्टिन कापलान ने इसको क्या कहा था कि ये महान बहस है किसके बीच में? परंपरावाद वर्सेस विज्ञानवाद में। तो आदर्शवाद में मोटा मोटी इतना ही है। आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसमें आप मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा। और बाकी कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, आदर्शवाद के बाद कौन सा है? यथार्थवाद। तो यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।